नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का चल रहा था एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। तो उस सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और लगातार हम लोग 10 सवाल कर रहे हैं और ये लगातार वीडियो मिलेगा बेटा आपको जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा तब तक, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलिए सीधे सवाल बात करते हैं बेटा। फर्स्ट सवाल है, 100 मदों का औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के समय दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया हो तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 100 मदों का औसत, 100 मदों का औसत 30 पाया गया, ठीक है ना। कोई 100 मद हैं, उनका औसत निकाला गया और वो मिला है कितना, 30। लेकिन बाद में गिनती के समय दो मदों, गलती क्या हुई, बोले दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर, माने जोड़ना था 23 और 11। इसका मतलब दोनों जोड़कर हम ये कह सकते हैं कि जोड़ना था कितना बेटा, 34 जोड़ना था। 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 जोड़ लिया गया बेटा, 32 और 12 ऐड कर दिया गया। 32 12 का मतलब 44 हो गया बेटा। जोड़ना चाहिए था 34, जोड़ दिया गया है 44। मतलब योग में कितना अधिक है, योग में कितनी वृद्धि हो गई है, तो योग जो है वो 10 अधिक है बेटा। जोड़ना चाहिए था 34 और जोड़ा गया है 44। इसका मतलब 34 के स्थान पर 44 जोड़ दिया गया है तो 10 अधिक जोड़ा गया है। अगर योग 10 अधिक है तो आप यहां से कह सकते हैं कि औसत में कितना अधिक हुआ होगा, फिर औसत में वृद्धि कितनी रही होगी। तो योग 10 अधिक है और 10 अधिक है 100 मदों पर। मद कितने बेटा, टोटल संख्याएं कितनी है, 100। अगर 100 में 10 अधिक करोगे तो एवरेज में कितनी वृद्धि हुई, इसका मतलब एवरेज बेटा 0.1 अधिक है। एवरेज 0.1 अधिक है, इसका मतलब 30 में 0.1 अधिक रहा होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो सही औसत रहा होगा, सही औसत है वो 30 में से 0.1 अधिक है। माइनस करोगे बेटा 29.9 आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 29.9 जो है वो सही एवरेज होगा, ठीक है। चलिए बेटा, आ गया होगा समझ में। अगर आपको समझ में आए तब आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक बेटा। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल देखो, स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट सवाल दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो सवाल पढ़िए बेटा। देखो कह रहा है किसी 3 धनपूर्णांकों के वर्ग का जोड़ 323 है। कोई 3 धनपूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग जो है वो बेटा 323 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से दुगना हो तो उनका गुणनफल बताइए। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा आपको यह बताना है। कोई 3 धनपूर्णांक है बेटा, देखो जैसे a मान लिया एक पूर्णांक बेटा, एक b मान लिया और एक c मान लिया। सवाल करा इन धनपूर्णांकों के वर्गों का योग, इन धनपूर्णांकों के वर्गों का योग 323 है। 323 है इनके वर्गों का योग, ठीक है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, माने हम ये कहें बेटा, इसने कहा कि यदि a और b दो पूर्णांक हैं, इनके वर्गों का योग तीसरी संख्या से दुगना हो। तीसरी संख्या c है, इससे डबल है इन दो पूर्णांकों के वर्गों का योग, ये कह रहा है। तो अगर ये चीज़ आपने यहाँ से देख ली बेटा, ठीक है ना, ये वैल्यू आप अगर यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का तीसरी से दुगना है, तो इनकी जगह पे आप रख सकते हैं 2c, लिख देते बेटा। देखो c² ये वाला है, इनकी जगह पे 2c और ये 323 इधर माइनस कर दो बेटा, इधर 0 बचा। ये आपके लिए दोघात समीकरण बन गया ये, ठीक है ना। जब आप दोघात समीकरण को सॉल्व करोगे ना बेटा यहाँ, तो आपको क्या करना है, इस 323 के फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 2 आ जाए, ठीक है ना। तो आपको सोचना है, तो वहाँ से अगर आप सोचोगे तो दोघात समीकरण आप पढ़े होंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक तो c + 19 और एक आ जाएगी c - 17, ये आ जाएंगे यहाँ से। अगर ऐसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हम कहोगे c की वैल्यू एक हो जाएगी -19 और एक वैल्यू हो जाएगी c बराबर हो जाएगा बेटा 17, ठीक है ना। अब c की दो वैल्यू हैं तो सवाल करा दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, इसका मतलब c की ये वैल्यू तो ठीक नहीं है, तो फिर c का मान आ गया बेटा कितना 17। c की वैल्यू जो है वो 17 है,
ठीक है ना, c बराबर 17 आ गया। आगे के अब यहाँ से आप आगे ज्ञात कर सकते हैं बेटा। देखो अगर c की वैल्यू 17 है तो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c था बेटा, तो 2 इंटू सी की वैल्यू 17 है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो गया 34। ठीक है, बस अब a और b दो धनात्मक पूर्णांक कैसे देखो बेटा, जिनके वर्गों का योग 34 हो जाए। तो कुछ नहीं करते आप, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर देखो बेटा, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, 5 25 हो जाएगा, 25 और 9 कितने हो गए 34। इसका मतलब आप कह सकते हैं a की वैल्यू 3 है बेटा, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू यहाँ से है 17। आपसे पूछ रहा है, आपसे बोला है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 करोगे बेटा, ये 3 पंचे 15, 15 गुणे 17 करोगे, आएगा आंसर बेटा 255। ठीक है, कितना आएगा 255, 255। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आपको समझ में आएगा, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए बेटा, ठीक है ना, ताकि हमें हौसला मिलता है कि हाँ ठीक चल रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए वीडियो। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और उससे आगे हम लोग बात करते हैं बेटा। सवाल देखो और फिर लगाने की कोशिश करो। ठीक, देखो सवाल में है 449 प्लस 144 का स्क्वायर माइनस 449 माइनस 144 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 449 इंटू 144। ठीक है, अच्छा ये सवाल है, ये सवाल सॉल्व करने से पहले ये कुछ है नहीं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है। बस ये स्क्वायर दोनों का आपको खोलना है। अगर दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप खोलेंगे ना बेटा, तो यहाँ देखो सीधे बता देते हैं आपको, जब कभी इस तरह का कोई सवाल आए आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, या फिर इसे a स्क्वायर इसे b स्क्वायर मान लो, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार कैंसिल घटा दो बेटा, अपने आप ये खत्म हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझो बेटा, सीधे बताते हैं आपको। ये दो जो लिखा ना सवाल में, अभी आपको दो हटा देते हैं, मान लो ये नहीं है। अब आप जब इस सवाल को देखो, ऐसा लिखा हुआ है सवाल, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सेम वैल्यू है, माइनस है, यहाँ भी ये है, इन दोनों संख्याओं का नीचे गुणा है। अगर कभी इस तरह का कोई भी वैल्यू लिखा मिले आपको, इसका आंसर हो गया बेटा 4। कितना होगा 4, कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो बेटा, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 2ab जो है ना बेटा वो 4ab हो जाएगा। हम आपको यहाँ बताते हैं, आप ध्यान से देखो, इधर बता रहे हैं मित्रा, देखो ये है मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे कर देते हैं ab। अब अगर आप इसे खोलोगे ना बेटा इसे, तो आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ आप खोलोगे बेटा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखो यहाँ से हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया दोनों, तो 2ab हो गया बेटा 4ab, ठीक है, और नीचे क्या है ab, तो ab से ab कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 4। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, 2 होगा बेटा, यहाँ 2 होगा, तो ये जो 4 है ना, यहाँ 2 होगा तो ये कट जाएगा बेटा, तब आंसर आएगा कितना बेटा 2। तो यही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ये सवाल तो आपके लिए था बेटा, इसे आप ओपन करेंगे, ये लिख दिया हमने, सॉल्व कर दिया। तो अगर ये ना हो तो इसकी वैल्यू 4 ही आती है हमेशा, नंबर कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, अगर बीच में माइनस है तो आप इसका आंसर 4 बताओ। अब नीचे अगर 2 लिखा था तो आप इसके बटे 2 कर दोगे बेटा, बस बात खत्म हो गई, आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आया होगा समझ में, कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और फिर माइनस है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बस यही करना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा। अगला सवाल है, देखो आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे बेटा, आप सवाल पढ़िए और उसके बाद हम बताते हैं आपको सवाल। सवाल कह रहा है, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। कैसे बेचता है बेटा, जितनी उसकी प्रिंट रेट है उससे 5% कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु 532 रुपये में बेची गई हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले उसने बेच दी है,
कितने में 532 में 5% कटौती पर बेची है इसने। तो यहाँ से आप पहले इसका अंकित मूल्य निकाल लेते बेटा। देखो कह रहा है अंकित मूल्य जो भी है, अंकित मूल्य पे अगर आप बेटा 5% कटौती दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप वस्तु बेचेंगे बेटा 95% में, और 95% की वैल्यू बेटा 532 रुपये है। यहाँ से अगर आप अंकित मूल्य निकालेंगे बेटा, अंकित मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 532 गुणा 100/95। कैंसिल आउट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 19/20। इसे आप कैंसिल करो, ये हो जाएगा 28 दूनी 56, 560। ये 560 रुपये इसका अंकित मूल्य हो गया। कितना हो गया बेटा? 560 रुपये इसका अंकित मूल्य है। अब बात करता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रिलेशन है। तो देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अगर हम बात करें बेटा, अंकित मूल्य की, तो इसने कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है। मतलब कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य 112 है। ठीक है बेटा। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य 50 रुपये है तो अंकित मूल्य बेटा 56 रुपये है। ठीक है। अब सवाल में अंकित मूल्य कितना आपको निकाल दिया हमने? 560। अगर 56 यूनिट की वैल्यू 560 रुपये है तो फिर 50 यूनिट का मान 50 रुपये होगा बेटा, 50 रुपये होगा। ठीक है ना। बस क्रय मूल्य आपसे पूछा है, सॉरी 500 रुपये होगा। क्रय मूल्य आपसे पूछा है बेटा, हो गया 500 रुपये, 50 बराबर 500 हो गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इजी है, बहुत कठिन है ही नहीं बेटा, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा सवाल है। आपने यहाँ से आपने अंकित मूल्य निकाल लिया, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य के 112% के बराबर है। तो अंकित मूल्य बटे 112 कर दो और गुणा 100 कर दो, तब भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा। नेक्स्ट है, यदि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 25 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, 25 रुपये की राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, चलिए ब्याज की दर आपको दे रखी है बेटा, दर है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ये भी ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखें। ठीक है बेटा। चलिए अब अगर हम 20% को बेटा फ्रैक्शन में चेंज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1/5 बना बेटा। ठीक है, मतलब 5 पर 1 ब्याज रहेगा। रुपए कितने आपके पास? 2500। 2500 पे अगर 5 पे 1 ब्याज लगेगा बेटा तो 6 हो जाएगा। 5 रुपये बढ़कर 6 हो जाएंगे 1 साल में। 5 पर 1 ब्याज लगा बेटा, 5 पर 1 ये लगा दिया 3 साल, बस हो गया बेटा। 5 पंचे 25 पंचे 125, 125 से काट दो बेटा, 20 हो गए। ये है 20, ये हो गया 6 चक्का 36 छक्का 216। 216 में 20 से गुणा करोगे हो जाएंगे बेटा 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 332 जीरो हो जाए 4320 रुपये। ठीक है, हो गया 4320 रुपये आपको मिलता, 25 रुपये बढ़कर 4320 हो जाएंगे 3 वर्ष में। ठीक बेटा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अगला सवाल बिल्कुल आसान है। ठीक बेटा, देखो कह रहा है यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपये हो तो बैग का लागत मूल्य क्या है। देखो अगर दो अलग अलग लाभ लेना है बेटा, एक बार 10%, ठीक है, और फिर दोबारा से लाभ लेना है 11%। ठीक है, अगर आप 10% लाभ लेंगे तो वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा बेटा कितना, तो आप बताओगे तब होगा सर 110%। ठीक है, और अगर आप 11% लाभ लेंगे तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तब आप कहोगे सर ये हो जाएगा 111%। ठीक है ना भाई। तो दोनों के सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य में कितना अंतर है, तो आप कहोगे सर 1% अंतर है। और सवाल में अंतर कितने का है? 11 रुपये का अंतर है। इसका मतलब 1% का मान 11 रुपये है, तो क्रय मूल्य का मतलब बेटा 100%। तो जब 1 बराबर 11 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1100 रुपये। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 1100 रुपये होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, उसको था ही नहीं बेटा।
बिल्कुल यही सवाल है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है, सवाल पढ़िए, देखो नेक्स्ट कह रहा है 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया 240 व्यक्ति हैं, काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बेटा? 240 व्यक्ति हैं, 240 व्यक्ति हैं, ये काम को 30 दिन में पूर्ण करते हैं, ठीक है, 30 दिन में पूरा होगा, ठीक है। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ये हुआ बेटा कि इन 240 लोगों ने 12 दिन तक तो काम कर ही दिया है। 240 लोगों का कितने दिन का काम है? 30 दिन का। 240 लोगों ने कितने दिन कर दिया? तो 240 लोगों ने 12 दिन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 240 लोगों का 18 दिन का काम बाकी है अभी, ठीक है। 240 लोग अभी 18 दिन काम करते, लेकिन होता क्या 12 दिन के बाद? जो 240 लोगों का 18 दिन का काम है ना, वो 240 लोग बचे ही नहीं। इस काम को कौन कर रहा है? तो काम कौन कर रहा है? बोले 80 लोग चले गए, 240 में 80 चले गए, इसका मतलब 160 लोग बचे, ये इस काम को कर रहे होंगे। काट दो बेटा, ये कैंसिल हो गया, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 या 24 हो गया, 2 से काट दो, 2 में 18 हो गया, 9 या 27 हो गया। इसका मतलब बेटा 27 दिन और लगेंगे इस काम को करने में, ठीक है ना। और अगर करना है तो 27 दिन लगेंगे। लेकिन पूछा क्या है? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो बचा हुआ काम 27 दिन में, और उससे आगे वाला काम कितने दिन किया था बेटा इन लोगों ने? वो 12 दिन किया था, ठीक है ना भाई। तो हो गया कितना दिन? 39 दिन। पूरा काम जो है वो 39 दिन में पूर्ण होगा फिर, ठीक है। आ गया होगा समझ में सबको? ठीक बेटा, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। कोई आभूषण बनवाया गया है, ठीक है ना भाई, और उस आभूषण में क्या स्थिति है? सोना और तांबा मिलाया गया है, और सोना और तांबा का अनुपात दिया आपको बेटा, सोना और तांबा का अनुपात है 3:2। कोई आभूषण बना है जिसमें 3 भाग सोना है, 2 भाग तांबा है, टोटल आभूषण बन गया बेटा 5। अब कह रहा तो बताओ टोटल आभूषण में सोने का परसेंटेज कितना? तो टोटल आभूषण कितना यूनिट है? 5 बेटा। उसमें सोना कितना है? 3। 5 में 3 है, बताओ कितने परसेंट है? तो कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान सा सवाल है। कितना बना बेटा? 60%। टोटल 3 भाग ये, 2 भाग ये, 5 भाग है, 5 में 3 सोना है बेटा, 5 में 3 है, 60% बना। अगला सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सवाल है बेटा, कह रहा एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो क्रमशः 10 घंटों और 15 घंटों में भर सकते हैं। एक टंकी में 2 नल लगाए गए हैं बेटा, ठीक है, और 2 नल जो है वो भरने वाले नल हैं। हम लिख देते हैं एक नल भरने वाला है और दूसरा नल जो वो भी भरने वाला नल है। ये दोनों भरने वाले नल हैं। पहला भरता है 10 घंटे में, 10 घंटे में, और दूसरा नल भरता है 15 घंटे में। ये 2 भरने वाले नल हैं, ठीक है। और एक तीसरा नल लगाया गया है, कह रहा है एक तीसरा नल लगाया गया है जो है खाली करने वाला, और वो इसे खाली करता है 12 घंटे में, ठीक है। कह रहा आगे, यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? तीनों नल अब एक साथ खोल देते खाली टंकी में बेटा। देखो यहाँ से आप देखोगे इन तीनों का जो लासा है वो आ गया 60। तो हम मान लेते हैं बेटा ये कि टंकी की जो धारता है, टंकी की जो टोटल क्षमता है या कार्य है वो 60 यूनिट है, 60 भाग है। अब अगर पहले वाले नल की बात करें, ये 10 घंटे में पूरी टंकी भर देता है, माने 60 भाग भरने में से 10 घंटे लगते हैं। तो इस नल की इफिशियंसी माने क्षमता कितनी है? तो ये 6 भाग पानी, 6 यूनिट पानी हर घंटे में डाल रहा है उसमें। दूसरे वाले की बात करते हैं अगर ये, तो 15 चौको 60, ये 4 भाग पानी हर घंटे में डाल रहा है। और अगर तीसरे की बात करते हैं तो ये 5 भाग पानी हर घंटे में डाल रहा है, ठीक है। चलिए अब सवाल कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, देखो ये दोनों तो भरने वाले बेटा, अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये दोनों तो भर रहे होंगे 10 भाग, ये दोनों मिलकर 10 भाग पानी टंकी में डाल रहे होंगे, और ये वाला खाली कर रहा होगा 5 भाग। तो अगर तीनों 1 घंटे के लिए खोले जाएं तो 1 घंटे में 10 भाग भरेंगे और ये 5 भाग खाली कर देगा। तो टंकी में हर घंटे में टंकी कितनी भर पाएगी? तो 10 में से 5 भाग पानी निकल जाएगा, तो 5 भाग पानी हर घंटे में भरा जाएगा टंकी में। टंकी की धारता कितनी है?
टंकी टोटल कितनी है, तो 60 भाग टंकी है। और बताओ हर घंटे में 5 भाग पानी रहता है, इसका मतलब इसे भरने में कितना समय लगेगा, तो आपका होगा सर ये 12 घंटे लग जाएंगे। 12 घंटे में टंकी जो है वो पूरी भर जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखो अगला सवाल। स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट सवाल दिख रहा होगा बस, और शायद वो इस सेशन का आखिरी सवाल है। ध्यान से पढ़ो बेटा, हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, उसमें कुछ खाई नहीं खास। देखो कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। 3 अंक बेटा कहाँ शुरू होते हैं, तो आपका होगा सर ये होते हैं 100 से लेकर 100 से और 999 तक। इस बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से कट जाएंगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, आप टोटल 1 से लेकर 999 तक जान लो पहले। ठीक है, तो हम क्या करें, 999 को 17 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 17 से काट दो बेटा, 17 पंचे 85 हो गया, 85 हो गया बेटा। बचा कितना है 14। ठीक है, ये हो गया 449, 17 8 136 हो गया बेटा, 136 हो गया। बचेंगे कितने 13, ये 13 शेष बचे। शेष से कोई मतलब नहीं, भाग कितनी बार गया 58। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 999 तक टोटल 58 संख्याएं हैं, 58 संख्याएं हैं जो 17 से विभक्त हो रही हैं। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1 से लेकर 999 तक। ठीक है, जबकि हमें चाहिए कहाँ से बेटा, 100 से स्टार्ट करना है। तो एक काम और करते हैं हम 1 से लेकर 99 तक ये जो संख्याएं आएंगी ना, इनमें कितनी कट जाएंगी वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो 99 को डिवाइड कर दो बेटा 17 से, 17 पंचे 85 हो गया बेटा। बचे कितने 14 शेष बचे, 14 शेष बचे। शेष से कोई मतलब नहीं, यहाँ 5 बार भाग गया बेटा। तो 1 से लेकर 99 तक 5 संख्याएं ऐसी हैं जो कट जाएंगी 17 से, और 1 से लेकर 999 तक 58 संख्याएं जो कट जाएंगी। तो इन 58 संख्याओं में से ये जो इधर वाली 5 संख्याएं वो हटा दो बेटा। ठीक है, तो बचेंगी कितनी 53। तो आप कह सकते हैं सर 100 से लेकर 999 तक, मतलब 3 अंकों की अगर संख्याओं की बात करें तो वो 53 संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ठीक है बेटा, बस आज ये आखिरी सवाल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो बेटा। ओके।